ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आधारभूत लेखांकन शब्दावली, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक हम लोग समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे पार्ट 5। तो आइए हम लोग फटाफट पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक के बिंदु को बहुत ही संक्षेप में समझते हैं। सर्वप्रथम पार्ट 1 में हमने समझा पूंजी का अर्थ, कैपिटल, वह संपत्ति, वह धन जो व्यवसाय में और अधिक धन कमाने की लगाया गया है। फिर आता है आहरण, ड्राइंग्स, वह राशि या माल जो व्यवसायी ने अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाला है। इसी प्रकार से देयताएं, इक्विटीज का तात्पर्य क्या था बताइए आप लोग। संपत्तियों पर लेनदार और स्वामी के अधिकार, ये कहलाते हैं इक्विटीज। फिर हमने पढ़ी संपत्तियां, असेट्स के बारे में और असेट्स के प्रकार पढ़े। सर्वप्रथम पढ़ा हमने दृश्य या मूर्त संपत्ति, टेंजिबल असेट्स, वह संपत्ति जो दिखाई देती है, जो छू सकते हैं, जो नष्ट हो सकती है, कहलाती है दृश्य या मूर्त संपत्ति। फिर हमने पढ़ा अदृश्य संपत्ति के बारे में या अमूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल असेट्स, वह संपत्ति जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता है लेकिन जिसका आर्थिक मूल्य होता है। अब ये 4 प्रकार की हमने बताई या उदाहरण दिए। सबसे पहले बात की हमने गुडविल की। गुडविल व्यवसाय की वह आकर्षण शक्ति है जिससे ग्राहक वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित होता है और व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होती है। फिर हमने पढ़ा ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह, हर व्यवसाय का, बड़ी बड़ी कंपनी का एक मार्का होता है। जब हम उस वस्तु को परचेज करने जाते हैं तो हम मार्के को ढूंढते हैं, तो ये कहलाता है व्यापारिक चिन्ह। इसका भी व्यवसाय के लिए आर्थिक मूल्य है। एकस्व, पेटेंट आपको बताया था, कोई भी नया आविष्कार जिसके उपयोग का अधिकार हमारे पास में है तो यह हमारी संपत्ति है। इसी प्रकार से प्रकाशनाधिकार, कॉपीराइट, किसी पुस्तक को, लेख को छापने का अधिकार कहलाता है प्रकाशनाधिकार। चल या चालू संपत्ति, फ्लोटिंग या करंट असेट्स, वह संपत्ति जो अपना रूप अल्पकाल में परिवर्तित करती है, नगद, स्टॉक, डेटर्स आदि। इसी प्रकार से अचल या स्थायी संपत्ति, वह संपत्ति जो अपना रूप दीर्घ काल तक बनाए रखती है, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग आदि। तरल संपत्ति, लिक्विड असेट्स, वह संपत्ति जो हमारे पास में कैश के रूप में है या शीघ्र कैश में बदली जा सकती है। और इसका एक सूत्र आपको बताया गया था, याद कीजिए। चालू संपत्ति में से अगर आप 2 चीज़ें घटा देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक, तो निकलेगा लिक्विड असेट्स। इसी प्रकार से क्षयशील संपत्ति, वेस्टिंग असेट्स, वह संपत्ति जिसके दोहन के कारण से, निकालने के कारण से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कृत्रिम, काल्पनिक या वास्तविक संपत्ति, यह वास्तव में संपत्ति नहीं होती बल्कि दीर्घकालीन खर्चे या हानियां होती है, जैसे कि भारी मरम्मत व्यय। इसी प्रकार से आते हैं अपन पार्ट 2 पर। पार्ट 2 के अंदर हमने समझा लायबिलिटीज को, दायित्व। और दायित्व हमने समझे 2 प्रकार के, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व वह दायित्व जो व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के स्वामी को चुकाया जाना है, और बाह्य दायित्व वह दायित्व जो व्यवसाय के बाह्य पक्ष को चुकाया जाना है, जैसे कि क्रेडिटर्स, लोन, ओवरड्राफ्ट आदि। इसी प्रकार से दायित्व के 2 प्रकार और कर दिए हमने, ऐसे अल्पकालीन दायित्व और दीर्घकालीन दायित्व। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वह लायबिलिटीज जो अल्पकाल में चुकाई जानी है, सामान्यतः इसका अवधि होती है 1 वर्ष। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वह लायबिलिटीज जिसका भुगतान 1 से अधिक वर्ष के पश्चात किया जाना है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा बैलेंस शीट, स्थिति विवरण या चिट्ठा। बैलेंस शीट आपको ध्यान है, वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाने वाला वह विवरण जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। नेक्स्ट था लागत मूल्य, किसी भी संपत्ति का लागत मूल्य, संपत्ति को क्रय से लेकर के स्थापना तक के सभी खर्चे। और माल के संबंध में भी माल को परचेज से लेकर के
गोदाम तक पहुंचाने के खर्चे। इसी प्रकार से पुस्तक मूल्य, वह मूल्य जो पुस्तकों में दिखाया गया है। वसूली मूल्य, वह मूल्य जो बेचने पे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, वह पूंजी जो व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं के लिए रखी गई है, और इसका भी एक सूत्र आपको बताया गया था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बराबर वर्किंग कैपिटल। डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स का मतलब वे व्यक्ति जो व्यवसाय को राशि देंगे, लेनदार क्रेडिटर्स वे व्यक्ति जिन्हें व्यवसाय के द्वारा राशि चुकाई जानी है। लेखांकन आधारभूत शब्दावली में पार्ट 3 में हमने समझा सर्वप्रथम आय। आय के अंदर हमने पढ़ा आयगत आय और पूंजीगत आय। आयगत आय वह आय जो व्यवसाय की सामान्य व्यापारिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। आयगत आय का वह भाग जो नगद प्राप्त हो गया है कहलाता है आयगत प्राप्ति। पूंजीगत आय वह आय जो व्यवसाय की सामान्य व्यापारिक क्रियाओं के अलावा होती है, और उसका जो भाग नगद प्राप्त हो गया है कहलाता है पूंजीगत प्राप्ति। इसी प्रकार से व्यय, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। तो आयगत व्यय वे व्यय जो व्यवसाय की सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के लिए होते हैं, और उसका वह भाग जो वास्तव में नगद चुका दिया गया है कहलाता है आयगत भुगतान। इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय वे व्यय जो व्यवसाय की सामान्य व्यापारिक क्रियाओं के अलावा होते हैं, जैसे कि फर्नीचर खरीदा, स्थायी संपत्ति, और इसका वह भाग जो नगद भुगतान कर दिया गया है, पूंजीगत भुगतान। इसी प्रकार से पार्ट 4 के अंदर हमने पढ़ा सर्वप्रथम स्थगित आयगत व्यय। वे व्यय जो आयगत प्रकृति के होते हैं लेकिन अधिक राशि के हैं और जिनका लाभ 1 से अधिक वर्षों तक मिलता है, तो उसका वह भाग जो चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में नहीं लिखा है, शेष राशि बैलेंस शीट में लिखी जाती है, इसे कहते हैं अपन स्थगित आयगत व्यय। इसी प्रकार से परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज का तात्पर्य माल के क्रय से है, चाहे वह उधार है चाहे नगद है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है, उसका वह भाग जो पुनः लौटा दिया गया है, परचेज रिटर्न। इसी प्रकार सेल्स, माल का नगद या उधार विक्रय जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। तो कुल जो विक्रय है वह तो विक्रय में आता है, और विक्रय वापसी वह माल जो बेचा गया था लेकिन वापस आ गया है, विक्रय वापसी। और इसी में एक बात समझी थी हमने, नेट परचेज नेट सेल्स। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस कर दीजिए तो आ जाएगा नेट परचेज, और नेट सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर दीजिए, आएगी सेल्स रिटर्न। इसी प्रकार से स्टॉक, स्टॉक में सबसे पहले हमने समझा था अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निर्मित वस्तु क्रय करके बेचने वाले के लिए एक ही प्रकार का स्टॉक है, लेकिन अगर उत्पादन इकाई है तो 3 प्रकार का स्टॉक मिलेगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल, और फिनिश्ड गुड्स। डिटेल में अपन इसे समझ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्टॉक। पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक नए वर्ष का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और अगर बिजनेस इस साल ही प्रारंभ किया है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा विनियोग, इन्वेस्टमेंट। व्यवसाय में अगर कोई राशि पूंजी एक्स्ट्रा पड़ी है तो व्यवसाय के बाहर प्रतिभूतियों में जो विनियोग कर दी जाती है जिसे कहते हैं विनियोग, इससे हमें ब्याज लाभांश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से संदिग्ध दायित्व, कंटिंजेंट लायबिलिटी, वे दायित्व जो वर्तमान में दायित्व नहीं है लेकिन उनका उत्पन्न होना भविष्य की किसी घटना के घटित होने पर निर्भर है, और इसके उदाहरण हमने दिए थे विचाराधीन दावे, जमानत या गारंटी, बुनाए गए विनिमय बिल, और अंशधारी के दायित्व। ये कुछ बिंदु थे जो हमने पार्ट 1 से लगा के पार्ट 4 तक पढ़े। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पार्ट 5 और कुछ शेष बिंदुओं को इसमें समझते हैं। आधारभूत लेखांकन शब्दावली में अब हम कुछ और बिंदुओं को समझते हैं।
नेक्स्ट है सकल लाभ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेखा वर्ष के अंत में एक खाता बनता है जिसका नाम है व्यापार खाता, इंग्लिश में से कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। वह अकाउंट बनता है और उस अकाउंट से जो बैलेंस निकलता है उसे अपन या तो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो सूत्र है वह देखिए, शुद्ध विक्रय की राशि। शुद्ध विक्रय से तात्पर्य है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो यह कहलाता है शुद्ध विक्रय। इसमें से बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यह निकाला जाता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के समायोजन से। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप आगे समझेंगे। आप यहाँ पर केवल इतना समझिए कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर ये हम करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। अगला बिंदु है शुद्ध लाभ, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेट प्रॉफिट। तो अंतिम सारांश के लेखों में ही ट्रेडिंग अकाउंट के पश्चात बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वह या तो होता है नेट प्रॉफिट या होता है नेट लॉस। तो देखिए नेट प्रॉफिट बराबर सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात हुआ है उसमें दो चीज़ों का समायोजन करना है। किसका करना है? जो अप्रत्यक्ष आय है, इनडायरेक्ट इनकम, उसे जोड़ दिया है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या लॉसेज है उसको घटा दिया जाए। तो जो राशि आएगी वह कहलाएगी शुद्ध लाभ। नेक्स्ट पॉइंट है सौदा, लेन देन या व्यवहार, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन। यह शब्द भी आप पूर्व में सुन चुके हैं, लेकिन अगर इसका हम अर्थ बताना चाहें तो क्या लिखेंगे अपन? तो देखिए, दो पक्षों के मध्य घटित होने वाली व्यावसायिक घटना, यहां तात्पर्य व्यावसायिक घटना से है, जिसमें मुद्रा, माल या सेवा का हस्तांतरण होता है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि व्यवहार व्यावसायिक होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है? जिसका मापन मुद्रा में किया जा सके। अगर मुद्रा मापन नहीं किया सके तो वह व्यवहार नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है घटना या इवेंट। घटना क्या है व्यवसाय में? तो वे तथ्य जिनसे संस्था के आर्थिक साधन प्रभावित होते हैं उसे कहते हैं घटना। और घटना के जो उदाहरण हैं वो देखिए, जैसे मान लीजिए अग्नि से माल नष्ट हो गया, गोदाम में आग लग गई और माल नष्ट हो गया, तो यह व्यवसाय की एक घटना है। माल की चोरी, माल चोरी चला गया, तो यह भी व्यवसाय की एक घटना है। तो इस प्रकार से घटना से तात्पर्य वे तथ्य जिनसे संस्था के आर्थिक साधन प्रभावित होते हैं, जैसे कि अग्नि से माल नष्ट, माल की चोरी आदि। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली में अगला बिंदु हम समझते हैं अकाउंट, खाता। खाता एक प्रारूप है जो खाता बही में खुलता है। तो खाता बही में अलग अलग खाते खुलते हैं। तो खाते का जो प्रारूप है वह प्रारूप कैसा है? उस प्रारूप में दो पक्ष हैं। बायां पक्ष नाम या डेबिट, और जो दायां पक्ष है वह कहलाता है जमा पक्ष या क्रेडिट। इसमें निश्चित मद से संबंधित, यहां निश्चित मद का तात्पर्य यह है कि अकाउंट किसका खोला गया है। जैसे कि मान लीजिए सीताज अकाउंट, सुरेश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, तो ये कहलाता है अकाउंट। तो उस निश्चित मद से संबंधित व्यवहार का
तिथिवार लेखा किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, खाता बही में अलग अलग खाते खुलते हैं और निश्चित मद संबंधित अलग अलग खाते खुलते हैं। उस मद से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा खाते में किया जाता है। अगला बिंदु है माल या गुड्स। इस बिंदु पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, किसी व्यापार के लिए कोई वस्तु माल है और किसी अन्य व्यापार के लिए वह माल नहीं है। मान लीजिए एक फर्नीचर का क्रय और विक्रय करने वाली संस्था है, व्यवसाय है, तो उसके लिए फर्नीचर माल होगा। लेकिन अगर यही बात कपड़ा व्यापारी पर लागू की जाए तो कपड़ा व्यापारी के लिए कपड़ा तो माल है लेकिन फर्नीचर संपत्ति है। तो कुछ बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, वह वस्तु जिसका व्यवसाय में क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय व्यवसाय संबंधी बात है, तो जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, लेन देन किया जाता है, इसका बिजनेस किया जाता है, वह कहलाता है गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो अगला बिंदु है वह है अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोनों बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय क्या है? वे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से या पूर्ण रूप से किसी उत्पाद तात्पर्य प्रोडक्ट्स है या सेवा सर्विस पर भारित किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। और दूसरी जो बात है वह यह है कि माल को गोदाम तक लाने के जो खर्चे हैं वह कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय ऐसा है जो निर्मित वस्तुएं खरीदता और बेचता है, तो उसके लिए माल के क्रय से लगा करके गोदाम तक पहुंचाने की जो खर्चे हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से अगर कोई इकाई ऐसी है जो वस्तु बनाती है या सेवा की इकाई बनाती है, तो उसके लिए जो खर्चे हैं वो खर्चे कैसे होंगे? कोई खर्चा अगर मान लीजिए इकाई बनाने के लिए पूर्ण रूप से भारित किया जा सकता है तो वह कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए, वे व्यय जो किसी विशेष उत्पाद प्रोडक्ट या सेवा पर पूर्ण रूप से भारित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात उन इकाइयों में बांटने पड़ते हैं। या फिर दूसरी बात, माल के गोदाम में आने के बाद के खर्चे। तो पहले अपन इसको समझते हैं। तो निर्मित वस्तु खरीदना और उसी को बेचना, तो ऐसी स्थिति में माल के गोदाम तक आने के खर्चे तो कहलाएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और गोदाम में आने के बाद में जो भी खर्चे होंगे वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई खर्चा ऐसा है जो एक उत्पाद पर पूर्ण रूप से भारित नहीं किया जा सकता है, कई उत्पाद में बांटना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको आप आगे जाकर के और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आधारभूत लेखांकन शब्दावली हमने डिटेल के अंदर पढ़ी। सही बिंदुओं को अपन ने ध्यान से समझा। आप लोग इन बिंदुओं को पुनः पुनरावृत्ति करें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। जब जब भी हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे तो वहाँ ये शब्द आएंगे, तो शब्द आने पर आप लोग एकदम क्लियर रहें इस शब्द का अर्थ क्या है। तो लेखांकन शब्दावली हमने पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको लेखांकन शब्दावली पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप लोग अपनी पुस्तकों का सहारा भी लेवें और डिटेल जाने के लिए उन पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। जब जब भी अन्य आगे अध्याय आएंगे वहाँ पर कोई नई शब्दावली हमको मिलेगी तो हम उसको वहाँ पर समझेंगे। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल की लिंक को अपने साथियों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।